तो कई जगहों पे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी शास्त्र के आग्रह से या किसी शास्त्र के नज़रिए से नहीं जा सकते वहाँ। वहाँ जाने के लिए हमें लोक को ही अपना सहारा बनाना पड़ता है या शास्त्र का पथ थोड़े देर के लिए छोड़ देना पड़ता है। रेणु ऐसे ही कथाकार हैं। रेणु को पढ़ने के लिए भी आपके पास किसी विचारधारा का हथियार हो यह आवश्यक नहीं है। वैसे रेणु की जो अपनी विचारधारा थी सोशलिस्ट विचारधारा के थे, लेकिन फिर भी रेणु ने विचारधारा से आबद्ध कहानियां नहीं रची, बल्कि रेणु के पात्र जो हैं वो इतने स्वतंत्र हैं कि वो रेणु के हाथ से भी निकल जाते। वो वही बात नहीं बोलते जो रेणु उनसे बुलवाना चाहते हैं, बल्कि रेणु वही लिखते हैं जो उनके पात्र बोलते हैं। रेणु बचपन में अपनी दादी के बहुत प्रिय रहे और उनकी दादी उनको खूब कहानियां सुनाया करती थी। उन कहानियों का प्रभाव रेणु पर आजीवन रहा और उन कहानियों में रेणु को ज़्यादा वो कहानियां टच करती थीं जिनमें स्त्री की पीड़ाओं का वर्णन होता था। 7 भाइयों के बीच एक बहन चंपा, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी जो गांव के लोग आते होंगे। इस तरह की कहानियां तो रेणु पर बहुत असर करती रही। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊं, उनका नाम रेणु कैसे पड़ा? जब रेणु का जन्म हुआ तो इनके पिताजी के ऊपर कहीं से 3,000 रुपये कर्ज चढ़ गए, है ना। 2-3 हजार रुपये कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि इनका परिवार जो था वो ठीक ठाक स्थिति में रहा था हमेशा। बहुत गरीब घर से, एकदम खाने के लाले पड़े हो ऐसा नहीं है, ठीक ठाक घर से थे। तो ऋण लेना इनके परिवार के लिए एक अजीब सी बात थी, क्योंकि इन लोगों में कभी इन लोगों ने कर्ज वर्ज लेने का ऐसा कोई अवसर आया नहीं था। तो जब रेणु के परिवार के ऊपर ऋण चढ़ा तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी और इनको लोगों ने, इनकी दादी ने ही संभवतः रिनुआ कहना शुरू किया, यानी इसके आने से ऋण आ गया, घर में ऋण चढ़ गया तो रिनुआ इनका नाम पड़ा, है ना। उसी रेणुआ को बाद में कुछ लोग रेणुआ कहते थे। उसी रेणुआ को इन्होंने सुधार कर रेणु कर लिया और फणेश्वरनाथ रेणु इनका नाम हुआ। तो इस तरह से इनके जन्म पे देखेंगे आप कि उस लोक का बड़ा ही असर है, दादी की कहानियों का, गांव घर की स्त्रियों का। और यह सब देख करके रेणु इतने परिपक्व हुए हैं, क्योंकि रेणु ने बहुत मैच्योर अवस्था में आने के बाद लिखना शुरू किया, जब तक कि वो पूरी तरह से पक गए थे। उनका जो अंदर का वो जो कवि था या अंदर का जो लेखक था वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था, और तब रेणु रचना में प्रवृत्त होते हैं। रेणु के साथ एक और बात रही कि उनको आंचलिक कथाकार कह करके उनके महत्व को कम किया जाता रहा। ऐसा पता नहीं किसी आग्रह से भरकर किया गया या आंचलिकता के अंश की वजह से किसी ने सही पड़ताल करने की कोशिश की और उसने उनकी विशेषता को चिन्हित करने के लिए आंचलिक कहा हो और बाद में आलोचना पद्धति ने उनको वहीं तक सीमित कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। रेणु में
आंचलिकता तो है, निस्संदेह आंचलिकता है, लेकिन जब हम एकदम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं, एकदम सूक्ष्म स्तर पर जाकर के ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो रेणु का परिदृश्य बड़ा विशाल हो जाता है। इसी प्रकार की कुछ बातें, यही कुछ इशारे जो उनकी कहानी से हमें मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर हम इस कहानी की चर्चा करेंगे। आपने प्रायः कहीं ना कहीं इस कहानी के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा जरूर, कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, और इस कहानी के बारे में भी पढ़ा होगा। कहानी पर विचार करने वाले जो लोग होते हैं, जो भी अध्येता आलोचक होते हैं, वो बिरजू की मां से भी ज्यादा हड़बड़ी में रहते हैं। उनको भी बलरामपुर का मेला देखने, बलरामपुर का नाच देखने और बैलगाड़ी पर चढ़ने की जल्दी होती है। इसीलिए सारी आलोचनाएं लगभग इसी पर केंद्रित हो जाती हैं कि यह एक ग्रामीण जीवन की लालसा है, बड़ी लालसा है कि बैलगाड़ी पर चढ़, अपनी बैलगाड़ी पर चढ़ करके और नाच देखने जाएं, और इसी लालसा और उसकी अंतिम परिणति जो होती है उस तक कहानी सीमित रह जाती है, कहानी की व्याख्याएं सीमित रह जाती हैं। या अगर किसी ने बहुत विस्तृत व्याख्या की भी हो तो मेरी नज़र से नहीं गुजरी, मैंने नहीं पढ़ी, तो मैं अपनी कमी स्वीकारता हूं। खैर, इस कहानी को देखने का नया नजरिया क्या हो, हम किस प्रकार से इस कहानी को देखें। क्योंकि कोई एक पक्ष नहीं है, कोई एक बात नहीं है जिस बात के हिसाब से आप इस कहानी को देख लेंगे। और शुरू में ही मैंने कहा कि रेणु को किसी एक खांचे में बद्ध कर देना यह संभव नहीं है, क्योंकि रेणु में विविधता बहुत ज्यादा है। रेणु अपनी परंपरा से भी चीजें लेते हैं, तो उसको इस तरह की कलात्मक युक्ति से ले आते हैं कि आपको एहसास ही नहीं हुआ कि ये चीजें कहां से आ रही हैं, और जब आप स्रोत जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस कहानी में भी कुछ इस तरह के अंश हैं। वो कलात्मक युक्ति जैसे प्रेमचंद बरतते हैं, आप देखिए ठाकुर का कुआं कहानी जो प्रेमचंद ने लिखी, वो कहानी महाड़ तालाब आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी। महाड़ एक जगह है जहाँ पे एक तालाब था, और उस तालाब में दलितों को पानी पीने की अनुमति नहीं थी, दलित नहीं जा सकते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की एक पूरा जत्था लेकर दलितों का, और वहाँ पर आंदोलन किया। लोग गए, और जो सवर्ण थे वहाँ के, उनको पता चला कि ये दलित लोग आंदोलन करने वाले, तो वो भी अपना लाठी फट्टा ले, गोली गट्ठा लेके पहुंचे। वहाँ पे इन लोगों का आंदोलन था कि हमें पानी पीना है उस तालाब से, और वो कह रहे थे हम पीने नहीं देंगे। और इस बात पर भयंकर झड़प हुई, डॉक्टर अंबेडकर को भी चोटें आई, बहुत सारे दलितों को मारा गया, लेकिन उन्होंने जा करके उस पानी को छुआ, पिया, उस पानी को स्पर्श किया। इसी तरह कालाराम मंदिर भी एक था। कालाराम मंदिर प्रवेश, तो मंदिर प्रवेश तो खैर क्या ही होगा, लेकिन वहां पे हद इस बात की थी कि उस मंदिर के सामने से जो सड़क गुजरती थी, उस सड़क पर भी दलितों को जाने की आज्ञा नहीं थी। तो कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने आंदोलन किया था। ये सन 27-28 की बात है, ये महाड़ आंदोलन, महाड़ तालाब आंदोलन और कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन। और ठीक 28 में ही प्रेमचंद ने ये कहानी ठाकुर का कुआं लिखी। लेकिन ठाकुर का कुआं कहानी को पढ़ करके आप कभी नहीं है, उसमें कोई एक शब्द भी नहीं आया है जिससे आप उसका कनेक्शन महाड़ तालाब आंदोलन से बिठा सकें सीधा सीधा। आप
जब बैकग्राउंड जानेंगे, उस युग की इतिहास को जानेंगे, क्या घट रहा था, उस पर जब चिंतन करने जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये महार तालाब आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में ये कहानी लिखी गई है। तो कहने का अर्थ है कि यही कलात्मक युक्ति है। यही आजकल के जो विमर्शवादी साहित्यकार हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती। वो जैसा देखते हैं वैसी रिपोर्टिंग कर देते हैं और कहते हैं कि इसी को सबसे बड़ा साहित्य आप मान लीजिए, और इसी पर विमर्श होता है कि नहीं, हम इसको साहित्य नहीं मानेंगे। जो दूसरे कहते हैं कि इसमें जो साहित्यिक मूल्य हैं वो नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये साहित्यिक मूल्य ब्राह्मणों के बनाए हुए, उनको हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाता है। लेकिन प्रेमचंद को आप देखें तो कैसे उन्होंने प्रेरणा जहां से ली, उसको किस तरह से पचाया और किस तरह से अपना नया परिपाक तैयार किया। यही काम रेणु के यहाँ भी होता है। आपने पंचलाइट कहानी की व्याख्या में देखा कि किस तरह से वो पंचलाइट के माध्यम से एक प्रतीक है वो नई चेतना का, लेकिन जब उसको ले आते हैं तो आपको हवा तक नहीं लगेगी उस कहानी में कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सीधे सीधे कोई शब्द उसमें नहीं है। तो आप देखिए कि रेणु के यहाँ जो ये युक्तियां हैं वो बड़े कमाल की हैं। और जो लोक होता है, मैंने आपको बताया है पहले भी कहानी के संदर्भ में कि लोक जो है वो हर चीज को एग्जेजरेट करके देखता है। लोक हर चीज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके, है ना, जैसे किसी के घर में कोई घटना हो जाए तो आप उससे पूछने जाइएगा तो वो घर की स्त्रियां जो है वो बैठेंगी और बताएंगी। जैसे कोई मान लीजिए कोई वृद्ध है, कोई वृद्धा हैं, वो मर गई हैं। अब जाइए जब पूछने कैसे क्या हुआ, कब मर गई ये, तो वो बताएंगे कि 1 महीना पहले इनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन हम डॉक्टर के यहाँ ले गए, डॉक्टर बोला कि ठीक हो जाएंगी। उसके बाद से उनका दवाई चल ही रही थी, उनको फल मूल खिलाया ही जा रहा था, सब ठीक था। परसों सुबह सुबह उन्होंने ऐसा कहा, हमने ये सपना देखा कल रात, फिर जो हमारी बाईं आंख फड़क रही थी कल। ये तमाम चीजें उसमें जुड़ती चली जाती हैं और सब जोड़ घटा करके तब ला करके वो बताती हैं कि आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई है। मतलब वो सारा परिदृश्य, सारा शुभ अशुभ का विचार, अपना पक्ष कि हमने उनके लिए क्या क्या किया, डॉक्टर को दिखाया, फल खिलाए, सेवा की, वो तमाम चीजें मिला करके, आयु भी उनकी हो गई थी, है ना, ये तमाम चीजें मिला करके वो एक घटना आपको सुनाते हैं कि ये घटना जो घटित हुई है, ये जो एक वृद्ध की मृत्यु हुई है, इसके पीछे 1 महीना का पूरा प्रकरण वो आपको बताती है। ये लोक की अपनी शैली है ना, कुछ नहीं छूटता उसमें। तो वैसे ही रेणु के ऊपर जो लोक हावी है, उस को रेणु उसी शैली में ले आते हैं। 2-3 बातें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि रेणु की अधिकतर कहानियों में रेणु स्त्रियों को उठा करके नायकत्व देने की कोशिश करते हैं कि नायकत्व जो है वो स्त्री को मिले। इसी लाल पान की बेगम कहानी में देखिए, एक तो बिरजू की माँ, चंपिया, मखने फुआ, जंगी की पतोहू, सुनरी, लरेना खवास की बीवी, राधे की बेटी सुनरी, इतनी स्त्रियां हैं, स्त्रियां, महिलाएं, लड़कियां जो भी कह लीजिए, इतनी सारी। पुरुष कितने हैं? बिरजू का बप्पा बिरजू, और एक थोड़ा सा दृश्य आता है जंगी का जो दरवाजे पे घूरता था, बस 3। और पूरा का पूरा जो सारा कार्य व्यापार है, वो कार्य व्यापार स्त्रियों के अनुसार चल रहा है। स्त्रियों को देखने का या स्त्रियों को नायकत्व देने का कारण क्या है? मैंने कहा था आपसे कि जब नायिका बदलती है तो साहित्य का सारा मूल्य बदलता है। 1936 से जो हमारे हिंदी साहित्य में नई प्रगतिशील चेतना आई, आप देखिए उस दौर में जितना कुछ लिखा जा रहा था, उसमें 2 प्रोमिनेंट नाम तो आपको मैं अभी गिना सकता हूँ। 1936 में प्रेमचंद का गोदान है, और गोदान की नायिका धनिया को देख लीजिए।
1936 में प्रकाशित हुई कामायनी, कामायनी की नई श्रद्धा है, वो देख लीजिए, वो भी मनु पर भारी पड़ रही है। इस तरह की और 36 की कहानियां अगर आप देखेंगे 1936 में प्रकाशित होने वाली, तो आपको दिखाई देगा कि स्त्रियां बहुत प्रोमिनेंट ढंग से आ रही हैं उभर करके हिंदी साहित्य में। और ये घटना जो यहाँ से चली उसने साहित्य के मूल्य को बदला। रेणु भी स्त्रियों को नायकत्व देने की कोशिश में लगातार दिखाई देते हैं। अगर नायक पुरुष भी है तो उसके पीछे प्रेरणा के रूप में, जैसे आपने संबदिया कहानी पढ़ी होगी या सुनी होगी, संबदिया कहानी में नायक तो है वो संबदिया हरगोबिन, लेकिन उसके पीछे जो बड़की बहुरिया की पीड़ा है वो ही उसकी सारी कार्य शक्ति है। मतलब हरगोबिन जो भी कर रहा है वो बड़की बहुरिया के पीड़ा की वजह से कर रहा है। तो ये लगातार रेणु नायकत्व स्त्री के पक्ष में देने के पक्षधर हैं। ऐसा करने से क्या होगा? नायकत्व जब स्त्री के पक्ष में आएगा तो क्या होगा? और वो ऐसी कौन सी दृष्टि है जो स्त्री को नायकत्व देने की कोशिश करती है? स्त्री को नायकत्व देने का जो सबसे पहला कारण या पहला उसका लक्षण है वो ये है कि हम संबंधों के भीतर झांकने लगते हैं, घर के भीतर आते हैं। पुरुष पुरुष की जो कहानियां थी वो तो पुराने जमाने से ही वन में या खेत में, युद्ध के मैदान में, वो सब पुरुषों की कहानियां थी। उन सब में नायक पुरुष थे। परदेश जा रहे हैं, कमा के आ रहे हैं, सब में नायक पुरुष थे। लेकिन जब स्त्रियां नायिका बन करके आती हैं तो कविता घर के भीतर प्रवेश करती है। मनु की पत्नी जो श्रद्धा है वो भी देखिए चरखा चार ये सूत काट रही है। प्रसाद जी ने दिखाया कामायनी में जो प्रलय हो गया है, मनु बोराए हुए हैं, कहां से क्या अर्जित कर लें, क्या पालें, और चिंतित बैठे हुए हैं। लेकिन जब श्रद्धा आती है तो जीवन का ताना बाना फिर से बुना जाने लगता है। एक हिरण पालती है, कपड़े बुनती है, गृहस्थी बसाती है, फिर मानव जो उनका लड़का है उसका जन्म होता है और पूरा एक संसार बस जाता है। कहने का अर्थ है कि स्त्री जो है वो सृष्टा है, मूल रूप से स्त्री ही सृष्टा है। और स्त्री को देखने का अर्थ घर के भीतर और लोक में यह चीज और प्रोमिनेंट हो जाता है। एक उदाहरण से समझिए, जब हम घरों में देखते हैं कि कोई पुरुष पात्र कहीं जाता है, कोई हमारे फूफा मामा आते हैं तो हाथ में 1 किलो मिठाई लेकर के आ जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब मामी आए, बुआ आए या हमारी माता जी अपने मायके जाती हैं तो देखिएगा फलाने के लिए कपड़ा, इनके लिए करे, इनकी बहू जो है वो पहली बार उसका मुंह देखूंगी, उसको कुछ देना होगा, इसको बच्चा हुआ है, उस बच्चे को भी आज तक मैंने नहीं देखा है तो अभी उसके लिए एक कपड़ा चाहिए, मिठाई तो चाहिए ही, है ना? इस सारा का सारा परिवार, माने स्त्री जब जाती है तो लगता है कि सारा वो पूरा खानदान उठ के गया है, पूरे खानदान भर की चिंता करके गया है। जबकि पुरुष जाते हैं तो 1 किलो रसगुल्ला खरीद लिए और पहुंच गए हैं, आते समय 10-10 रुपए हाथ में छोटे बच्चों को धरा पकड़ा दिया, बस हो गया, हो गई बात। लेकिन स्त्री जब जाती है तो स्त्री के साथ साथ पूरा एक जो उसका वितान बनता है वो बड़ा विस्तृत होता है और जैसे लगता है कि हर प्रतिनिधि से मिल रहा है। माने हमारे घर का हर एक पात्र दूसरे वाले के घर के हर एक पात्र से मिल रहा है। तो स्त्री का जाना अपने आप में एक पूरी पूर्णता लिए हुए होता है और इसीलिए स्त्री जहां पे भी है वो स्त्री ही सृष्टा है और स्त्री ही पूर्णता है। इसलिए जब स्त्री को नायकत्व दिया जाता है तो ये नायकत्व की संपूर्णता की अवधारणा होती है और रेणु इसके बहुत भारी आग्रही दिखाई देते हैं। रेणु की बाज कहानियों में आप देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी, मेहरारू को महीना भर तैयारी करती हैं जाने के पहले। हाँ, फलाने को अचार पसंद है, थोड़ा सा अचार भी सुखा ले रख लें, इनको अदौड़ी पसंद है, थोड़ा अदौड़ी बना लें, है ना? हमारे मायके में सरसों नहीं होता, थोड़ा सरसों ले लेते हैं, मछली बनाने के लिए मसाला पीसने में जरूरत पड़ती होगी। ये सारी चीजें याद रहती हैं स्त्रियों को। मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ, आप सबने अपने घर में सुनी होगी ये बातें। तो
इस तरह से कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए रेणु को पढ़ते हुए। अब इस कहानी की अगर बात करें, लाल पान की बेगम पे आए, पर्याप्त भूमिका बन गई। लाल पान की बेगम कहानी, इस कहानी में देखिए तो एक बड़ा भारी एक अभी हम कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहे थे रजनी कुमारी पांडेय का, बनास जन पत्रिका है, उस पत्रिका पर रेणु का विशेषांक आया है 2-3 महीने पहले, शताब्दी वर्ष है ना इस साल रेणु का, तो उन्होंने इसको बड़ा अच्छा 200 या 300 रुपए का है, ये मिल जाए तो ले लीजिएगा, बहुत अच्छा अंक है। तो उसमें रजनी कुमारी पांडेय कोई हैं, उनका लेख मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने भी उस चीज को उठाया है जिसे लेकर के मैं हमेशा इस कहानी को देखता रहा हूं। वो कहानी, वो चीज है सर्वे सेटलमेंट। लेकिन उठाने के बाद थोड़ी और बातें अगर इसमें उन्होंने जोड़ दी होती तो और आनंद आता। सर्वे सेटलमेंट इस कहानी में एक जगह मात्र आया है, वो भी किस रूप में, तो सर्वे शीतल मिट्टी, जैसे एग्रीमेंट गिरमिटिया कहते थे बिहार में, तो सेटलमेंट को शीतल मिट्टी। वो जो जंगी की पतोहू कहती है कि सर्वे शीतल मिट्टी के हाकिम के बासा पर यदि तू भी भांटा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे घर भी, तुम्हारे नाम से भी 10 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता, 10 मन सोना बंगपाट होता और आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया फिर झूलती। यहीं पे सर्वे शीतल मिट्टी जो शब्द आया है वो सर्वे सेटलमेंट है। और फिर थोड़ा सा आगे वर्णन भी आता है कि सर्वे के समय कोई पुतखौकी का भतार बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं, है ना। और फिर बिरजू के बाप का वर्णन वो कहती है कि रोज सिर पकड़ के बैठ जाते थे बिरजू की माँ, मुझे नहीं लेनी जमीन। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ करके, तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता तो रहने दो, जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। कुल मिलाकर के यही 3 सीन हैं जहां पे सर्वे सेटलमेंट के बहुत झीनी एक एक पंक्ति में, एक एक शब्द में सर्वे पे बात हुई। अब सर्वे सेटलमेंट क्या था और सर्वे सेटलमेंट का प्रभाव क्या है, इस लिहाज से इस कहानी को हम पहले देखें, खोलें, शुरू करें। जैसे आपने औद्योगिक क्रांति के बारे में सुना है कि औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का उदय हुआ, उद्योग धंधों के आसपास शहर विकसित हुए, कस्बे विकसित हुए और मध्यम वर्ग का उदय हुआ। हमारे यहाँ चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरह से नहीं हो पाया, अब तक जो इंडस्ट्री, अब तो खैर हो गया है बहुत सारा, लेकिन जो हमारा ग्रामीण समाज है वो आज भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं जुड़ा है। वो मजदूरी करने जाता है, उसे कहीं भी रोजगार मिल जाए, उसे ये जिद नहीं है कि हम कंपनी में ही काम करेंगे। वो बाहर जाके रिक्शा भी चलाता है, वो बिल्डिंग बन रही है तो उसमें जो गारा और सीमेंट और ईंटा है वो भी ढो रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ दूसरी बात यह भी थी जो आपने प्रेमचंद के संदर्भ में पढ़ा, जो हो रही है कि कृषि को लोग मर्यादा से जोड़ते थे, है ना। तो हमारे यहाँ मध्यम वर्ग की जो अवधारणा है, उस मध्यम वर्ग की अवधारणा में क्या है कि खाली पैसा से मध्यम वर्ग नहीं हो सकते आप, है ना। पैसा आपके पास है लेकिन फिर भी जो उच्च जाति के बबुआन है वो काहे को आपको बैठने दें आपके अपने बराबर में, वो नहीं समझेंगे। तो उसके लिए क्या था, अब जाति तो आप बदल नहीं सकते, जातीय परिस्थिति तो नहीं बदल सकती। उसके लिए क्या था कि अगर आपके पास जत्था जमीन हो जाए, 10 बीघा जमीन हो, बढ़िया घर द्वार हो, तो लोग इस तरह से कहेंगे कि अच्छा है तो निम्न जाति का ही, लेकिन बहुत सही है, बहुत अच्छा साफ सुथरा रहता है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि वो अपना चरित्र तो नहीं छोड़ सकता, या सड़ा हुआ समाज जो है, तो वो तो ये तो बात जोड़ेगा कि हाँ देखिए है तो निम्न जाति का ही, ये लगा देते हैं उसमें। वो मेंटलिटी आज की नहीं, वो हजारों वर्षों की। तो कृषि हमारे समाज में मर्यादा से जुड़ी हुई एक बात थी, है ना। हमारे ग्रामीण समाज में कृषि का, अपनी जमीन का होना, वो
हैसियत है ना। अन्यथा आप रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, वो हैसियत नहीं मानी जाती है। तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से शहरी मध्य वर्ग का उदय हुआ था, ठीक वैसे ही सर्वे सेटलमेंट से ग्रामीण मध्य वर्ग का उदय होना शुरू हुआ। क्योंकि सेटलमेंट के दौरान क्या हुआ, एक तो यह था कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, उनकी जमीनों को सरकार ने एक्वायर किया और उनको गरीबों को बांटना शुरू किया, तो उससे भी एक वर्ग बना, है ना। और जो हमेशा मजदूरी करते आए थे, हमेशा दूसरों की जमीन में जो काम करते आए थे, अब उनके पास अपनी जमीन हुई और उनकी स्थिति जो है वो थोड़ी ऊपर हुई। ये भारतीय ग्रामीण मध्य वर्ग है, इसको हम ग्रामीण मध्य वर्ग कह सकते हैं। तो सर्वे सेटलमेंट ने भारत की ग्रामीण व्यवस्था में, या बिहार यूपी की ही बात अगर करें तो हमारे आंचलिक मामले में, हमारे आंचलिक समाज में उसने मध्य वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का उदय किया। और मध्यम वर्ग का उदय जैसे ही होता है, उसका सजातीय निम्न वर्ग जो है, जो उसी की स्थिति जैसी स्थिति में था कल तक, लेकिन वो थोड़ी हिम्मत न जुटा पाया, सेटलमेंट से वो जमीन हासिल न कर सका और सेटलमेंट तो खत्म हो गया। अब वो वर्ग जो था जहां का वहीं रह गया, पिछड़ा ही रह गया। तो जब वो वर्ग स्वयं पिछड़ा रह गया और अपने ही जैसे एक इंसान की प्रगति को देख रहा है कि यह प्रगति कर गया, आगे हमसे आगे निकल गया, तो उसे वो कुछ देर के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और बर्दाश्त जब नहीं कर पा रहा है, अब उसकी जमीन तो कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई मार तो सकता नहीं, वो तो बाबू साहब से लड़के जमीन ले चुका है, तो जमीन उसकी नहीं जा सकती, उसको मारा पीटा नहीं जा सकता। तो अब जो दूसरा एक उपकरण है समाज के पास, वह उपकरण है चरित्र हनन का, और वो चरित्र हनन के प्रयास शुरू किए जाते हैं। तो ये जो मध्य वर्ग की चेतना, जो ग्रामीण मध्य वर्ग की चेतना है, उस ग्रामीण मध्य वर्ग की चेतना से, जिसमें अशिक्षा बहुत ज्यादा है, अभी वो डर भी है, उसको डर के मारे वो खुद जमीन नहीं ले पाया, लेकिन दूसरा जब ले लिया, दूसरे ने जब ले ली जमीन, तो अब क्या बात हो रही है कि उसके घर में रात में बिजली की बत्ती भुकभुकाती थी, हैं? यानी उसके घर में रात में सर्वे के अधिकारी आते थे। और ये बिरजू की माँ के चरित्र के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है कि वह जो है वो चरित्र की अच्छी नहीं है, उसने स्वयं को परोस कर और यह जमीन हासिल किया है बिरजू के बाप ने। तो ये बड़ा संगीन सा आरोप है और बड़ा ही एक तरह से कहें घिनौना है। लेकिन गांव में आप देखिएगा कि जब प्रतिस्पर्धी होते हैं, और खास करके जब स्त्रियां होती हैं प्रतिस्पर्धी, तो उनका सारा गुस्सा जो है उनकी जुबान पे होता है, और वो बोलते समय फिर ग्रामीण स्त्रियां जो होती हैं वो किसी चीज की परवाह नहीं करती कि वो क्या बोल रही हैं। हमारे एक बड़े भाई हैं अतुल कुमार राय, बहुत लोग आप में से फेसबुक पर उनको पढ़ते भी होंगे। उन्होंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लिखा था कि दो औरतें हैं, उन दोनों औरतों को ऐसे अगर आज आप लड़ते हुए देखें तो वो उसके बारे में बताएगी कि तुम मायके में तुम्हारे किससे किससे संबंध थे और तुम्हारी नानी किसके साथ भाग गई थी, तुम्हारे दादा के किसकी औरतों को उसने रख लिया था। ये सब झूठे प्रकरण है ना, सिर्फ झूठे और झूठे प्रकरण जो बनाए हुए बातें हैं, उन सबको वो कहती हैं। लेकिन कोई बात नहीं कृतिका, ठीक है, लेकिन जब उन्हीं दोनों औरतों को 2 दिन बाद आप देखिएगा गांव में कहीं खेत खलिहान के आसपास मिली, तो एक पहली पूछेगी कि अरे एकादशी कहिया पड़ता हो, एकादशी किस दिन है? तो दूसरी वाली बताएगी कि मंगलवार को है एकादशी। आपको नहीं पता है क्या? तो ना, हमारा तो ना पता रल। तो ठीक है, इस एकादशी में लौकी की जरूरत पड़ती है, तो 2 लौकी हमारे यहाँ पे हम बचा के रखे हुए हैं, कल अपने बाबू को, अपने बेटे को भेज दीजिएगा, हम लौकी भिजवा देंगे। वही स्त्रियां जो 2 दिन पहले एक दूसरे के चरित्र पे ऐसा ऐसा लांछन लगा रही थी, ऐसी ऐसी बातें कह रही थी, वो 2 दिन बाद इस तरह से मित्रवत व्यवहार करती हैं कि इनको लौकी की जरूरत है, एकादशी है, तो इनके लिए हम लौकी भिजवा दें, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि यह जो ग्रामीण गुस्सा है,
और जो ग्रामीण एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रक्रिया है, यह स्थायी नहीं होता, यह गांव का मूल स्वभाव नहीं है। मूल स्वभाव प्रेम है ना, मूल स्वभाव जो है प्रेम है। लेकिन वो इतना सहज है कि जैसे उसके लिए प्रेम अच्छी बात है, जैसे वो अपना प्रेम जाहिर करने से नहीं चूकता, वैसे ही वो अपना गुस्सा भी जाहिर करने से नहीं चूकता। बात आई नहीं कि पलट के जवाब दे दिया उसने, है ना, क्योंकि वो नैसर्गिकता में जी रहा है। वो इतना ग्रामीण समाज जो है, अब यहाँ पे मनोविज्ञान का पक्ष इस कहानी में देखिए, वो इतना नहीं सोचता है ग्रामीण समाज कि इसका क्या अर्थ निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। इसीलिए जब मखनी फुआ शुरुआत होती है कहानी की और कहती है कि बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या, तो बिरजू की माँ पलट के उनको कहती है कि बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना। अब आगे नाथ और पीछे पगहिया ना होना मन स्वतंत्र, परम स्वतंत्र न सिर पर को, मतलब आप जा सकती हैं, आपको तो ना कोई रोकने टोकने वाला है, ना आपके आगे पीछे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जाइए, हम आपकी तरफ फ्री थोड़ी बैठे हैं कि जब मन हो तब मेला देखने चले गए, तो कह देती है। और आप देखें कि थोड़ी देर बाद जब कहानी सिचुएशन बदलता है, तो फिर वो उन्हीं मखनी फुआ को, अरे चंपिया घैलसार में खड़ी होकर जरा मखनी फुआ को आवाज तो दे। अब मखनी फुआ बड़बड़ाती हुई चलती हैं। हाँ, अब मखनी फुआ की याद आई, उस समय मैं पूछती थी तो सारे गांव में एक फुआ ही तो है नाथ पगहिया वाली, बिना नाथ पगहिया वाली। तो फिर जाकर बिरजू की मां मनाती है, अरे बुआ बुरा मान गई क्या, नाथ पगहिया वाली को तो देखो, आधी रात को गाड़ी लेकर आया है, मुझे मीठी रोटी बनाने नहीं आती कहती है, और उनके लिए बुआ को पसंद है तंबाकू, तो तंबाकू उसने मंगा के रखा है पहले से, उसके घर में है तंबाकू। देखिए इसमें छुआ गुड़ लाने का प्रसंग आता है, लेकिन तंबाकू लाने का प्रसंग नहीं आ रहा है। तंबाकू यानी कि उसके घर में पहले से है, जानती है कि रात में जाना है नाच देखने, तो बुआ को ही बैठा के जाना है घर की रखवाली के लिए। और बुआ के लिए वो जानती है कि बुआ तंबाकू पीती है, तो उसने तंबाकू बचा करके खूब ज्यादा मात्रा में तंबाकू दिया है, तो बुआ गदगद हो जाती हैं। और गदगद जब होती हैं, उसमें देखिए क्या कितना सुंदर मनोविज्ञान का प्रयोग है। बिरजू की माँ बुआ का मन रखने के लिए पूछती है, बुआ एक कनवा गुड़ है, आधा डाल दूं क्या, है ना, मतलब एक डली है गुड़ की, आधा डाल दूं। तो बुआ, अब उसको पता है कि आधा गुड़ उसमें नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि बुआ को प्रसन्न करना है, बुआ को ये बताना है कि बिरजू की माँ स्वयं को के बारे में आप बताना चाहती है कि नहीं मुझे तो नहीं आता, आपको ही आता है, आप ही बना रही हैं मीठी रोटी। तो बुआ गदगद होकर कह रही है कि अरे गुड़ तो खुद, शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी, है ना। तो देखिए कैसे ही, अगर बिरजू की माँ सच में मखनी फुआ से चिढ़ गई होती, या मखनी फुआ सच में बिरजू की माँ से चिढ़ गई होती, तो उसके घर में आती रात में रखवाली करने, नहीं आती। उसी तरह से जंगी की पतोहू जो इतनी गंदी बात बिरजू की माँ के लिए कह रही है, चल दीदिया चल, इस गांव में लाल पान की बेगम बसती है, तुम नहीं जानती, आधी रात को उसके घर भुक बिजली बत्ती जलती है ना। तो ये लांछन जो बिरजू की, जो जंगी की पतोहू लगा रही है, उसी जंगी की पतोहू को जब आप देखिए कहानी के अंत में बिरजू की माँ बुलाती है, अरे ट्यूशन वाली तू रोती है, आजा आजा बैठ, पूरी गाड़ी पड़ी है, मीठी रोटी निकाल करके देती है, और वो बीड़ी सुलगा करके बिरजू की माँ को दे रही है। ये कितना नैसर्गिक यथार्थ है गांव का। वह सारा जो बना बनाया जो वो एक द्वंद्व था, वह सब पता नहीं कहाँ चला जाता है, और अपनी नैसर्गिकता में वह गांव बिल्कुल प्योर होकर के उभरता है। तो रेणु शुरुआत में जो ये एक द्वंद्व का रचाव करते हैं, और अंतिम में जो इस परिणति पर पहुंचाते हैं, वह दिखा रहा है कि जो ग्रामीण समाज है, उस ग्रामीण समाज की जो अपनी नैसर्गिक बनावट है, जो ग्रामीण समाज की अपनी ओरिजिनलिटी है, वह ओरिजिनलिटी उसका प्रेम है, उसका यह द्वंद्व नहीं। द्वंद्व तो आता जाता चलता रहता है, यह बात। और बहुत सारे तत्व इस कहानी में आपको आगे दिखाई देंगे। बिरजू की मां के आसपास कहानी घूम रही है, व्यवस्था के केंद्र में स्त्री है, बिरजू की मां उस पूरे कहानी और उस अपने परिवार के केंद्र में है। अब जो एक ग्रामीण सहयोग की वृत्ति होती है, ग्रामीण समाज साझे पर चलता है। किसी के घर में इतनी पूंजी नहीं होती इस निम्न ग्रामीण वर्ग में, जो अपने घर में कोई यज्ञ ठाने अपनी बेटी की शादी
या कुछ भी और अपने बूते कर ले, उसे कर्जा लेना ही पड़ता है। अगर कर्जा नहीं ले तब भी उधार तो कम से कम हलवाई का ही पैसा उधार बुलाए या कुछ भी उधार, आप आइए हम बाद में देंगे, अभी नहीं है पैसा, और लोग जाते हैं। ये बहुत रेयर है, और जहां है वहां भी बहुत निकृष्ट ही माना गया है कि किसी के धन के अभाव में किसी की बेटी की शादी ना हो, दरवाजे से बारात लौट जाए। आप देखे होइएगा कि ऐसा सिचुएशन आता है तो गांव वाले पैसा नहीं देंगे। लड़की का बाप जब घूम घूम के कहेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी बच्ची की शादी है, तो पैसा कोई नहीं देगा। लेकिन पैसे के अभाव में अगर बारात वाले दरवाजे से बारात लेकर के वापस जाने लगे तो वही ग्रामीण समाज लाठी लेके पहुंच जाता है। ऐसे कैसे होगा? गांव की इज्जत है, उसकी बेटी गांव भर की बेटी है, पैसा नहीं दे रहा है तो आप शादी नहीं कीजिएगा, वो तुरंत लाठी लेके पहुंचता है गांव और बारातियों को उनका एकदम होश होश में ले आ देता है और शादी होती है। तो शायद ही कहीं ऐसी कभी घटना ऐसी घट जाती है, कुछ ऐसे कारण प्रस्तुत हो जाते होंगे जहां बारात लौट जाती है, वरना गांव में बारात नहीं लौटती। और एक तो और है कि अगर आप, एक जमाने में ऐसा होता था कि अगर आप किसी गांव की लड़की को आपने देख लिया, उसके साथ शादी वादी फिक्स कर ली और फिर आपने तोड़ दिया, शादी नहीं की, तो ऐसा हो जाता था कि गांव के लोग जान जाते थे उस आदमी को तो क्या, उसके रिलेटिव भी कहीं से कोई उसके आसपास खानदान का, उसके ममेरा ननेदा फुफेरा कोई भी अगर उस गांव में शादी करने आ जाए तो लोग तुरंत उसको बैरंग वापस कर देते थे, भागिए यहाँ से, नहीं होगी शादी, ये बहुत नीच लोग हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जो ग्रामीण समाज है वो जिस बोध पर जुड़ा है वो दुख बोध है, क्योंकि ग्रामीण समाज का दुख ही उसका अपना मूल जीवन है। और दुख में कैसे रहना है, तो दुख अकेले पार नहीं पाया जा सकता। हम खुशी अकेले मना सकते हैं, अकेले जाकर के लोग शराब पीने लगते हैं, अकेले कहीं चले गए कुछ भी कर, लेकिन जब दुख में होते हैं तो आदमी की ये होती है कि कोई रहे। और ग्रामीण समाज जो अभाव का समाज है, अभाव का समाज है। चंद्रमुखी जी आप अपना माइक ऑफ, हाँ। तो जो ग्रामीण समाज है वो अभाव का समाज है, और अभाव में जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो साझे की आवश्यकता होती है। इस साझेदारी को बिरजू के बाप के माध्यम से और जो बैल और गाड़ी इन दोनों के माध्यम से दिखाने का प्रयास रेणु करते हैं वो अद्भुत है। बिरजू के बाप ने बैल खरीद लिया, यही मध्य वर्ग है। अगर बैल और गाड़ी दोनों उसके पास हो जाती तो वो उच्च वर्ग में चला जाता ग्रामीण हिसाब से। बैल और गाड़ी दोनों नहीं है, बैल ले लिया है उसने, लेकिन गाड़ी के लिए भी वो दूसरों पर आश्रित है। वो यही मध्य वर्ग की पहचान है। 3-4 टोले हैं, एक कुरमा टोला है, कोयरी टोला है, बबुआन टोली है और मलदहिया टोली है। जो कुरमा टोला और कोयरी टोला है ये ऐसे ही खेतीहर जो ग्रामीण समाज है वो है। जो बबुआन टोला है वो तो बड़े लोगों का टोला है, बबुआन टोला। और जो मलदहिया टोली है उसके मियाँ जान, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी ले आता है, वो मुसलमानों की बस्ती है या मुसलमान बहुल इलाका है। आप देखें कि कुरमा टोला में तो किसी के पास एक धुर जमीन नहीं है, तो गाड़ी का सवाल कहां से उठता है? वहां वो समाज बिल्कुल निम्न स्तर का, मतलब निम्न परिस्थिति का समाज है। वहां पे किसी के पास एक धुर जमीन नहीं है तो बैलगाड़ी और बैल रखना तो बहुत बड़ी बात है, वहां हो नहीं सकता। कोयरी टोला, कोयरी टोला जो है उससे थोड़ी अच्छी स्थिति में है कोयरी टोला, लेकिन कोयरी टोला के लोग जल रहे हैं। ये जलन गांव में है ना, बिना किसी कारण के। कोयरी टोला के लोग उससे जल के नहीं दे रहे कि इसने अच्छी परिस्थिति, अब ये उच्च परिस्थिति में आ रहा है। उधर बबुआन टोली जो अपने बराबर किसी को समझती नहीं है तो वो भी दुत्कारते हैं। और अंतिम में मियाँ टोली से जाकर के वो गाड़ी ले आता है। कहने का अर्थ है, अब ये मियाँ टोली पता नहीं रेणु ने जानबूझ करके डाला है या अनायास है, लेकिन ये जो व्यंजना देता है वो यह व्यंजना देता है कि हम जब इन चीजों को, धर्म और जाति इत्यादि चीजों को जो आग्रह बना लेते हैं, हमें लगता है कि जो हमारा अपना समाज है, हमारी अपनी जाति है, वही हमारे काम आएगी। लेकिन यहाँ
ये ढांचा दरका करके, ढांचा तोड़ करके, और रेणु दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके जो जाति के लोग हों वही आपके काम आए, बल्कि वो दूसरे टोले से, मियाँ टोले से गाड़ी लेकर के आता है। और ये साझेदारी की जो परंपरा है, उस साझे में जाति का ही साझा होगा नहीं है ना, गांव का ही, अपने ही टोले का साझा होगा नहीं है। वो आदमी जो बिरजू के बाप से उसकी दूरी डबल दूरी है, एक तो उसके जाति का नहीं है, दूसरे उसके धर्म का नहीं है, तीसरे उसके गांव का भी नहीं है, उसके टोले का भी नहीं है ना। तो वो कितना दूर है, लेकिन वो उसके काम आता है। और जो अपनी जाति के लोग हैं, अपने टोले के लोग हैं, अपने गांव के लोग हैं, वो काम नहीं आते। तो इस तरह से जो साझे की परंपरा है गांव की, उस साझे की परंपरा को, उसमें मध्य वर्ग को रेणु यहां दिखा करके और बात को आगे बढ़ाते हैं। बिरजू की माँ का जो चरित्र बार बार आप घूम करके देखिए, लाल पान की बेगम। ये लाल पान की बेगम क्या है? आप में से जो ताश खेलते होंगे वो जानते होंगे, लाल पान की बेगम, ताश में जो बेगम पत्ती होती है उसमें लाल पान की बेगम ताश से ही आता है। हाँ बिल्कुल, लाल पान की बेगम और ताश की लाल पान की बेगम। वो जो बेगम जिसके पास रहती है वो जीतता है। ऐसे ताश खेलने मुझे भी नहीं आता, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मुझे मालूम चला है कि वो सारी पत्तियां, जो 52 पत्तियां ताश की होती हैं, उसके आसपास घूमती हैं, है ना। बेगम जो है उसकी डोमिनेटिंग पत्ती होती है। और ऐसे ही बिरजू की माँ जो है वो डोमिनेट कर रही है, सारी की सारी जो गांव की चीजें हैं उसके आसपास घूम रही हैं। उसके बारे में जो चर्चे चल रहे हैं वो देखिए। अच्छा, इसमें एक देखिए ग्रामीण ग्रामीण मनस्थिति का, ग्रामीण मानस का जो चित्रण रेणु करते हैं, वो दुखी हो जाती है सुन करके। पहले तो खींच जो है अपने बच्चों पर उतारती है? इसी तरह से आपने कैलाश गौतम जी की वो कविता पढ़ी होगी, अमावस्या के मेला। उस अमावस्या के मेला में क्या होता है कि झोला, एक कलौटा की माया है, उसका झोला कहीं गायब हो जाता है। तो कलौटा के माई के झोरा हेराइल, अब बुद्धू के बड़का कटोरा हेराइल, टिकुलिया के माई टिकुलिया के जो है, बिजुलिया के माई बिजुलिया के जो है, मुरहुआ 77 बिजुरिया 77 निहारत चलेली, मुरहुआ मुरहुआ पुकारत चलेली, छुटकी बिटियावा के मारत चलेली, बिटियावे पे गुस्सा उतारत चलेली। ये कैलाश गौतम जी लिख रहे हैं। और ये कितना सटीक है कि जब हम लोग भी जब बचपन में गांव में होते थे, घर में जब किसी प्रकार की कोई बात हो गई है, माँ पिताजी ये लोग खिन्न हैं, कुछ किसी तरह के कोई प्रॉब्लम में है, और उसमें उत्पात मचाए तो बिना पूछे थप्पड़ पड़ता था, है ना, बिना पूछे पिटा जाते थे। एक लड़का, जो बड़ा लड़का है वो कुट गया घर में, उसने कोई गलती की, तो जो छोटा वाला लड़का है वो खुद कुटा जाता था। वो सिर्फ इस एवज में कि बड़े वाले को कूट दिया गया है, अब छोटे वाले को नहीं कूटा जाएगा तो बड़े वाले को बुरा लगेगा, इसलिए बिना बात के, मैं छोटा था इसलिए जानता हूं, कुटाते थे। एक कैलाश गौतम जी की वो कहानी नहीं है, अमावस्या के मेला कविता है, मैं कभी सुनाऊंगा वो कविता। तो ये जो बच्चों को कूट देने वाली बात होती है, वो भी ग्रामीण मनोविज्ञान का एक भारी अंग है ना, कि क्योंकि वो समाज, वो बिरजू की माँ जो है वो अपने पति से, चूंकि डोमिनेंट है पति, भाई कितना भी गोबर गणेश घर वाला है तो क्या, कितना भी ये मांझा देती हैं, इन्हीं के बल पर उसने जमीन हासिल किया है, लेकिन पति तो वही है। तो ग्रामीण समाज से सारी चीजें एक साथ थोड़ी समाप्त हो जाएंगी। तो उसमें पैट्रियार्की तो है, पितृसत्तात्मकता है, तो अपने पति को तो गरिया नहीं सकती, मार नहीं सकती। और गांव की स्त्रियां, चूंकि सारा गांव एक है उसके खिलाफ, अब किससे किससे लड़ने जाए, इसलिए उसको कमजोर मिलते हैं अपने बच्चे। और जो एक, जिसको हम कहीं कहीं आनी बानी कहते हैं, कहीं कुबोली कहते हैं, कहीं टिबोली कहते हैं, जो हमारे पूर्वांचल और बिहार में इसको कहते हैं, उसको, और शास्त्रीय भाषा में कहें तो उसको ब्याज निंदा कहा जाता है। ब्याज निंदा माने किसी बहाने से किसी की निंदा की जाए, सीधे सीधे नाम न लेकर के किसी बहाने से किसी की निंदा की जाए। तो ब्याज निंदा जो है उसको गांव में, गांव की भाषा में टिबोली कहते हैं, कुबोली कहते हैं, या बानी मारना कहते हैं, है ना। अब जंगी की पतोहू जब कहती है कि लाल पान की बेगम बस्ती, यानी सीधे सीधे नाम तो नहीं ले रही, लेकिन लाल पान की बेगम कह रहे, लाल पान की बेगम। उस नाच में जो बबुआन, जो वो बलरामपुर मेले के नाच में जो बेशिया नाचने वाली है, उसको भी लाल पान की बेगम के नाम से बुलाया जाता है।
तो उस वेश्या से इसकी तुलना कर रहे हैं कि इस गांव में लाल पान की बेगम बसती है। मतलब अगर ये क्लेम करने आए कि तुमने हमको कहा है, तो फिर कहेंगे कि तुम्हारा नाम लिए हैं। बताओ तुम्हें को कैसे कहा है, तुम लाल पान की बेगम हो, हमने तो तुम्हारा नाम तो नहीं लिया, कैसे तुमको पता चल गया हमने तुमको कहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि यह जो ब्याज निंदा है ना, या टिबोली है, उसका प्रयोग अब अपने बेटे और बेटी पर वो उस अस्त्र का प्रयोग करती है। दिन दिन बेचाल होती चली जा रही है, हर जाई आज आवे तो तेरी मूड़ी मड़ोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूं, अपनी बेटी को गरिया रही है। अब तो गांव में तो बायस्कोप का, ठेठर बायस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आ गई, पतुरिया वेश्या को कहते हैं। तो बिरजू की मां भी कम नहीं है, जो उसको कुछ बोलता है सीधे पलट के जवाब उसी बराबर वजन का जवाब दे रही है। ये उसका अपना मनोविज्ञान है, वो अपना तरीका है ग्रामीण समाज का। और वह जो इशारों में एक दूसरे की भर्त्सना करना, ये यहां से जो उसके मनोविज्ञान की परख है आपको मिलेगी कि रेणु किस तरह से उसके मनोविज्ञान में बैठे हुए हैं। तुरंत परेशान हो जाती है, तब तक चंपिया आती है, चंपिया को भी दो चार तमाचे लगाती है, और फिर पता चलता है कि अपने इसमें तो अपने गांव में तो किसी ने गाड़ी दी नहीं, तो बिरजू के बप्पा जो है वो मलदहिया टोले के मियाँ जान की गाड़ी लाने गए। बिरजू की माँ कहती है कि अब जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं है, तो मलदहिया टोली के मियाँ जान का क्या भरोसा, रख दे शकरकंद वैसे ही, नहीं बनेगी मीठी रोटी, खपच्ची गिरा दो। और फिर अकेले वो अपने बिस्तर पर पड़ी हुई, चटाई पे पड़ी हुई, और किस किस तरह से कितने एंगल से सोचती है। वहां पे देखिए रेणु को कितनी परख है गांव की। सबसे पहले तो वो ये कह रही है कि भाई ये जो मर्द है इसी की कमी है। इसने आज तक कोई शौक मौज दिया नहीं, एक पैसे कभी जलेबी लाकर नहीं दिया। बैल वो पाट हुआ तो पाट का पैसा जो बाहर इकट्ठा करा करके रब्बी भगत के यहाँ से, और पैसा लेकर के सीधे भाग गया बैलहट्टा, जाके बैल खरीद के लाया, हमको नमरी नोट देखने तक नहीं दिया। और घूम घूम के सबसे कहता रहा कि इस बार बिरजू की माँ जो है वो बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएगी, है रूपा का मंगटीका पहनेगी। तो उसे चिंता इस बात की नहीं है कि वो नाच देखने नहीं जाएगी, चिंता उसे इस बात की है कि अब उसका स्टेटस थोड़ा बड़ा हो गया है गांव में, और उस स्टेटस के हिसाब से उसने बातें कह दी है। अब वो जब मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि ये मध्य वर्ग की एक बहुत विशेषता है कि मध्य वर्ग जब अपने आप को पाता है कि हम कुछ, वो तो जो उच्च वर्ग है उसके तो नीचे है ही, तो उधर वो देखता ही नहीं है ना। घोड़े के जैसे आंख पे वो पट्टी बांध दी जाती है कि घोड़ा सिर्फ सामने देखे, अगल बगल ना देखे। वैसे ही मध्य वर्ग अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है, नहीं उधर तो देखना ही नहीं है, क्योंकि उधर देखेंगे तब तो हम अपने आप को विपन्न नहीं पाएंगे। इसलिए वो उच्च वर्ग की ओर नहीं देखता, देखता किधर है, उधर देखता है जिधर से उसको संतुष्टि हो सके, यानी निम्न वर्ग की ओर। तो अब वो देख रही है कि ये जो उसी के गांव के और लोग हैं जो अब उसके हिसाब से निम्न वर्ग हो गए हैं, और वो मध्यम वर्ग में आ गई है थोड़ी सी, वो तो हंसेंगे। ये हंसने की चिंता जो है, ये मध्य वर्ग की बहुत बड़ी पहचान है ना। क्योंकि मध्य वर्ग आज भी आप देखिए, मध्य वर्ग ही पिसता है। जो एकदम उच्च वर्ग है वो कहीं शादी करे, शादी करके 6 महीना बाद तलाक दे दे, कोई भी किसी भी प्रकार का लाइफ स्टैंडर्ड, बूढ़े आदमी है वो 4 गो ब्याह कर लें, कहीं भी कुछ भी करें, सब चलता है क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो उच्च परिस्थिति वाले लोग हैं। जो निम्न जाति कह रहा हूं, जो निम्न परिस्थिति के लोग हैं, वो निम्न परिस्थिति वाले भी वो पेट देखेंगे कि इज्जत देखेंगे। वो तुरंत अपना मजदूरी कर रहे हैं, घर में चारा नहीं है कोई तो मजदूरी करने लगे, है ना। लेकिन जो मध्य वर्ग है, उस मध्य वर्ग को अब अपनी सिचुएशन से नीचे जाते हुए बड़ी हेठी महसूस होती है। उस हेठी की वजह से वो बहुत ज्यादा, उसी हेठी को बचाने में मध्य वर्ग पिसता रहता है। कैसे खेत में जाए, अरे भाई खेत तुम्हारा है, जाएगा कौन, लेकिन मजदूर नहीं मिले, भले आज धान की रोपाई हो चाहे ना हो, 10 दिन बाद हो रोपाई, लेकिन खुद से नहीं जाएंगे, इज्जत चली जाएगी। तो बिरजू की माँ भी जो है उस इज्जत की परवाह पे आ रही है, वो इज्जत की परवाह कर रही है। ये उसके ग्रामीण बोध का, ग्रामीण मध्यवर्गीय बोध का परिचायक है। खींचती है खूब अपने पति पर, कोई शौक मौज नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ये वो, है ना। उसके बाद से फिर तब गांव पे घूमती है,
हैं गांव वाले जो हैं अब इसमें नजर लगा दिए हैं। मैंने कहा ना कि कोई बात है गांव ग्रामीण जो समाज का, उसमें शुभ अशुभ वाली बात अगर ना आए तो वो ग्रामीण समाज की बात फिर है ही नहीं, उसमें ये एंगल आना ही आना है। तो बताती है कि जहां 10-15 जहां 20 मन पाठ होना चाहिए था सिर्फ 10 मन पाठ हुआ, गांव के लोगों के बिख डिट से बचे तब तो हैं। लोग देखे कि बैसाखी बादलों की तरह उमड़ रहे हैं धान के पौधे, अनाप तो अलान तो फलान, है ना, इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं रेणु। गांव के भाई खौकियों, जब 5 बीघा धनहर जमीन के हासिल किया बिरजू के बप्पा ने, गांव के भाई खौकियों की आंख में किरकिरी पड़ गई है। सोनाली धान का बोझा देकर के खलिहान में जलने वाली औरतें बैगन का भुरता हो जाएंगी जलकर। कहने का क्या अर्थ है उसको ये लग रहा है कि आज हमारी जो ये आशा है ये पूरी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि गांव के लोग हमसे जलते हैं और ये जलनडाही औरतों ने हमारे बारे में ये सब फैलाया है। इनके जलने के बारे, इनके सिहाने की वजह से हमारा बनता हुआ काम भी बिगड़ गया। आज भी आप गांव में जाकर के देखिए, किसी का रिजल्ट निकलता है किसी बच्चे का, तो उसके घर के लोग अगल बगल वाले को जानने नहीं देते। ना 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 ना, अभी नहीं, ज्वाइनिंग हो जाएगी तब बताएंगे। काहे? उनको लगता है कि अभी बता देंगे तो सब लगेंगे मनौती मानने, पूजा करने लगे, बैठ जाएंगे सब कि हे भगवान अभी से भी रुक जाए, हे भगवान अभी से भी रुक जाए, है ना। तो वो बताते हैं कि नहीं अभी नहीं बताना है, बाद में बताएंगे। सीधे हर चीज को छुपा के रखना है। ये एक ग्रामीण बोध है और उस बोध से संचालित है बिरजू की माँ। वो उसको लग रहा है कि सब जलते थे गांव से, गांव के लोग, इसलिए ऐसा उसके साथ हो रहा है। फिर वो भगवान, अब देखिए उसकी भीरुता और उसकी उसकी क्या कहते हैं मजबूती, भगवान को गाली देती है पहले। सब जलते हैं उससे, है ना, उसमें आता है सब जलते हैं उससे कि 2 बच्चों की माँ होकर के वह जस की तस है, मतलब उसकी देह यष्टि अच्छी है, ये भी गांव के लोगों को नहीं सुहारा। उसका मर्द उसकी बात में रहता है, उसका कहा मानता है। तो गांव का समाज चूंकि पितृसत्तात्मक है, किसी का मर्द किसी का कहा नहीं मानता, उसका मर्द मानता है, तो ये भी शिकायत की बात गांव के लिए कि उसका मर्द उसके बस में रहता है। वो बालों में गरी का तेल डालती है और गांव की औरतों के पास ये गरी का तेल अवेलेबल नहीं है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो गरी का तेल लगा सके, तो उसको कहती है कि वो बालों में गरी का तेल डालती है। ये भी उनके लिए जलन का विषय है। और फिर वो कहती है कि भगवान दाढ़ीजार भी जलता है। भगवान को दाढ़ीजार कहती है बिरजू की माँ, कि भगवान दाढ़ीजार भी उससे जलता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मनस्थिति में परिवर्तन होता है, फिर कहती है कि कौन सी मनौती बाकी रह गई है कि ऐसा हुआ। जब जमीन हासिल करने के लिए जो उसने मनौतियां मान रखी थी वो सब याद करती है, और मनौतियां मानती हैं तो याद आता है कि रे 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 महावीर जी का रोट बाकी है। तो फिर उसके लिए अब ग्रामीण उपाय क्या है? मनौती तो अभी पूरी नहीं हो सकती, वो तो अभी इस समय तो रोट चढ़ नहीं सकता, तो उसका उपाय क्या है? ये आज भी गांव में होता है कि अगर कोई व्रत आपने मान दिया है, अगर कोई पूजा आपने मान दी है और टाइम निकल गया, या मान दिया है कि हम 500 रुपए दान करेंगे, टाइम निकल गया, तो उसका लोग सूद ब्याज लगा करके 551 दे देते हैं। तो उसी तरह से बिरजू की माँ कहती है कि अब मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ, है ना। और देखिए वो बोध बचपन से ही बनता है। इसके ठीक पहले सीन में जब बिरजू अपनी बहन चंपिया के साथ बैठा है बाहर, तो जब वो कहता है, लगता है कि अब संध्या तारा डूब रहा है और बाबू गाड़ी लेकर नहीं आया, नहीं जा पाएंगे, तो मन ही मन वो जिन्न पर रहने वाले पीपल की गाछ पर रहने वाले जिन्न बाबा को बैगन कबूलता है। वो उस गाछ का पहला बैगन जो उसने अपने हाथ से लगाया है, वो कहता है कि उस गाछ का जो पहला बैगन फलेगा वो मैं जिन्न बाबा को दे दूंगा, जिन्न बाबा को चढ़ा दूंगा। अब ये जिन्न बाबा हिंदू देवी देवता नहीं है, जिन्न बाबा तो जिन्न बाबा है। लेकिन देखिए ग्रामीण समाज में भूतों प्रेतों की भी उतनी ही महिमा है जितनी देवताओं की है। एक तरफ माँ महावीर जी का रूट डबल करके चढ़ा रही है, और इधर बेटा जो है छोटा बच्चा वो जिन्न बाबा को बैगन चढ़ा रहा है कि हे बाबा अभी भी जो है हमारे पिताजी को आप गाड़ी लेकर के भेज दीजिए। तो ये अच्छा, उसके बाद से फिर एक और चीज आता है, वो सगुन अशगुन में भी उसका विश्वास है। कहती है पता नहीं किस कुछ समय में मेरे मुंह से ये चर्चा निकली, सुबह से लेकर के अब देखिए ये द्वंद्व देखिए। खुशी इतनी है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है उससे, है ना, इतना ज्यादा, चूंकि वो एक पूरे वर्ग के चरित्र के रूप में जब आप देखेंगे, जैसे घीसू और माधव की भूख वो एक आदमी की भूख नहीं है,
वो एक पूरी जाति और पूरे उस परिस्थिति में पहुंचे हुए उस निम्नतम स्थिति वाले मनुष्य की भूख है। शाश्वत बुभुक्षा का डंका पीट रहा है वो भूख। उसी तरह से यह जो नाच देखने की लालसा है, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाने की लालसा है, वो किसी एक व्यक्ति की लालसा नहीं है, वो उस पूरे वर्ग की लालसा है। और वो लालसा पूरी होने को आई है। वो इतना खुश है, इतनी ज्यादा खुश है कि वो खुद याद करती है तो सुबह से लेकर दोपहर तक 18 बार उसकी चर्चा कर चुकी है, अलग अलग प्रकरणों में, है ना। अलग अलग तरह से समय उसके लिए अवकाश निकाल निकाल करके। कोई कुछ भी पूछे, अरे बिरजू की माँ जरा ये काम, अरे ना ना आज तो फुर्सत नहीं खे, आज तनी जाए के बा, मेला जाए के बा, है बैलगाड़ी ले आवे गइल बड़न, बैलगाड़ी पर चढ़ के मेला देखे जाए के बा, तैयारी वैयारी कर तनी, आज टाइम नहीं खे दीदी, बिहान आए, है कि नहीं। कोई बुलाया भी तो इस बहाने मुंह से निकली बात। कोई कुछ मांगने आया तो ना ना आज नहीं दे सकते, आज नहीं दे सकते, आज हमको खुद काम है, मेला ना जाना है शाम में। इस तरह से जो वह ग्रामीण बोध है, वह बोध उसको दिखाई देता है। और बताती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ही मुंह से किसी कुसमय में यह बात निकल गई हो और उसकी वजह से ऐसा हुआ हो। इन सारे चीजों को आप ध्यान रखें। पति आ गए गाड़ी लेकर के, अब वहां से उसका मान शुरू हो रहा है। वो पहले ही जान जाती है कि गाड़ी लेकर के आया है, क्योंकि वो खुद अपनी बेटी से कहती है कि गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। तो उसकी बेटी कहती है, बच्चे कहते हैं हूं, फिर कहती है कि जरा जा करके और उसमें टाटी में छेद करके देख आओ है कि नहीं। जब समझ से कंफर्म हो जाता है कि गाड़ी है, तो फिर अब तो कहती है उसका जाना तो तय हो गया, अब तो गाड़ी अब आ गई, अब जाना ही जाना है। तो वहां से उसका अब मानिनी वाला जो रूप है वो मान शुरू होता है। बच्चों को जबरदस्ती सुलाती है, बोलना नहीं है। फिर वो बिरजू बेटा बिरज मोहन, है ना, अपने बेटे को बुलाता है। और ये ताड़ जाती है कि अच्छा अच्छा ये देर क्यों हो रही थी, तो जनाब मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ा रहे थे। आवाज से, खनखनाती हुई आवाज से पहचान जाती। वहां से फिर उठती है और एक ऐसा दृश्य है इस कहानी में जिस पढ़ते समय मैं कितनी मुश्किल से स्वयं को संभालता हूं, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा इसका। जैसे ही ये रेणु ही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता था। पूरे हिंदी कथा साहित्य में ये कोई नहीं कर सकता, चाहे वो जितना आंचलिक हो, जितना ग्रामीण बोध से संपन्न हो। जैसे ही दिया जलाती है, दिए के प्रकाश में उसको दिखाई क्या देता है, वो जो धान की बालियां तोड़ करके ले आया है, 5 उसको 25 कहते थे, 5 बालियां तोड़ करके और उसे उससे एक कलाकृति जैसा बना दिया जाता था। उसको आपस में मिला करके, उसके डंठलों को जोड़ करके और एक सुंदर सी आकृति बना करके उसे लोग क्या करते थे, दरवाजों के बाहर टांग दिया करते थे कि जो ये चिड़ई चुरमुन आएंगे वो उसमें से दाने खाएंगे, वो शुभ मानते थे। क्योंकि कृषक के जीवन में अनाज से ज्यादा शुभ कुछ नहीं हो सकता है, खेत से ज्यादा शुभ कुछ नहीं हो सकता। उसके जीवन में अगर कुछ है, उसका सारा भविष्य उसी पर टिका हुआ है। देवता की वंदना नहीं करता वो वंदना करता है धान के पौधे की। कुंवर सिंह महाकाव्य में पंडित चंद्रशेखर मिश्र ने लिखा कि जो धान के पौधे हैं, वो धान के पौधे जब लगाए जाते हैं ना, आपने देखा होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा होगा कि बिचड़े को लेकर के और मिट्टी में, गीली मिट्टी में, कांदों में ऐसे लग करके और अंगूठे से उसकी जड़ दबा दी जाती है नीचे, ताकि वो मिट्टी में घुस जाए जड़। तो जब, और चूंकि बिचड़ा छोटा होता है तो उसमें लचीलापन थोड़ा कम होता है। तो जैसे ही बिचड़े को नीचे दबाते हैं, ऊपर से धान की जो बिचड़े की नोक होती है या ऊपर वाला पार्ट होता है, वो एक तरफ झुक जाता है थोड़ा सा। चंद्रशेखर मिश्र ने इसको लिखा कि वो पौधे ऐसे झुके हुए दिखाई देते हैं जैसे किसान के कर्ज के बोझ से झुक गए। किसान की स्त्रियां जब गीत गाती हैं रोपनी के समय में, तो अपनी पीड़ा का वर्णन करती हैं कि बेटी की शादी करना है हमें, ये काम पड़ा हुआ है, वो काम पड़ा हुआ है, हे फसल,
तुम अच्छे से होना, ताकि तुम्हारे ही पर हमारा सारा का सारा कार्य व्यापार, हमारा सारा जीवन तुम्हारे ऊपर ही आश्रित है। और यह हमारे वैदिक परंपरा से, वेद में जब जौ बोने का मंत्र आता है, ऊर्च्छस्यव बहुर्भव स्वेन महसायव मृणिहि पात्रा विश्वाणी, हे जौ तुम उठो, तुम बढ़ो और तुम बहुत बहुत हो, तुम्हारी उपज जो है बहुत ज्यादा हो, इतनी ज्यादा हो कि विश्व रूपी इस पात्र को तुम भर दो। मृणिहि विश्वा पात्राणी, इस विश्व के सारे पात्र भर जाएं। हमारी वैदिक परंपरा है। और गांव में, ग्रामीण लोक में यह कैसे दिखाई दे रहा है, ये आप देखिए। तो जैसे ही दिया जलाती है बिरजू की मां, उसका ध्यान जाता है उन बालियों पर। और जब बिरजू का पिता कहता है कि अपने खेत की बालियां हैं बिरजू की मां, 25 तोड़ते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैं रास्ते से जा रहा था और अपने खेत की बालियों को मैंने देखा तो कलेजा जुड़ा गया मेरा। इतना सुनते ही जो बिरजू की मां के ऊपर प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया को देखिए रेणु ने कैसे वहां पे उसका चित्रण किया है, किस तरह से वो उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। और फिर वहीं पर उसकी सारी साध समाप्त हो जाती है। आगे का कार्य व्यापार तो क्योंकि छान दिया गया है इतना, कहानी उसको तो एक परिणति देना है। लेकिन आप बिरजू की मां को देखिए, वहीं पे बिरजू की मां का फुलफिलमेंट हो जाता है। अपने खेत के पौधे हैं, अपने खेत की बालियां हैं, और जो बच्चे हैं वो पिता और माता के उसमें से 2-2 दाने लेकर दांत के पास रखे। अरे भैया इतना मीठा चावल, तो कहता है गमकता भी है ना दीदिया। फिर झिड़कती है, अरे कैसे लुक्कड़ हो तुम लोग। तो कहता है बिरजू का पिता क्या हो गया, तो बताती है कि देखते नहीं, नवान्न के पहले ही नया अन्न जुटा दिया इन्होंने। यहां भी जो नवान्न की ये चेतना है कि पहले भगवान को भोग लगा करके, तो उसका पिता जो कहता है वो बहुत ध्यान देने योग्य बात है। वो कहता है कि अरे ये चिरई चुरमुन है। चिरई चुरमुन यानी उस समाज के लिए जो नैसर्गिकता में जीने वाला ग्रामीण समाज है, उसके लिए देवता से ज्यादा महत्व ये प्रकृति रखती है। वो चिरई चुरमुन प्रकृति के अंश हैं। और वो चिरई चुरमुन से अपने बच्चों की तुलना करता है कि जिस तरह से चिरई चुरमुन का खाना माफ है, वैसे ही इन बच्चों का खाना माफ है। यहां से प्रकरण शुरू होता है। मखनी फुआ आती हैं और मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है, मीठी रोटी बनती है। और बनने के बाद से बिरजू की माँ रूपा का मंगटीका पहनती है, और जो बिरजू है वो पैंट के बटन के अभाव में वो पटसन की डोरी बांध लेता है, चंपिया छींट की साड़ी पहनती है, और यह समाज जो है मेला देखने चलता है। मेला देखने जाते हैं तो बिरजू की माँ स्वयं कहती है, अब देखिए जैसे आपने उस कहानी में पढ़ा कि जब घेसू और माधव भरपेट खा लेते हैं तो पत्थर उठा करके वो एक दान करने जाते हैं, एक दूसरे भिखारी को दान देते हैं भोजन। वैसे बिरजू की माँ कहती है कि जरा गाड़ी को उधर से लेना, उस गांव की तरफ से लेना। और कहीं ना कहीं उसे अंदेशा है, वह जो जंगी की पतोहू और गांव की अन्य स्त्रियों का जलन है, उस जलन को कैसे बिरजू की मां एक सही सेंस में एक अच्छी परिणति देती है, ये आप देखिए। किसी शायर का बड़ा सुंदर शेर है कि जहर से जैसे वो अमृत निकाल देता है, दरख्त धूप को साये में ढाल देता है। पेड़ जो है ना वो छाया कहीं और से नहीं ले आते, वो धूप को ही साये में बदलते हैं। पेड़ यानी प्रकृति, और उसी प्रकृति पर जीने वाला जो समाज है, जो ग्रामीण समाज है, वो भी अलग से अच्छी चीजें, अच्छाइयां नहीं ढूंढता, बल्कि सामान्य व्यवहार में ही अच्छाई ढूंढ लेता है। बिरजू की मां अंदाजा लगा चुकी है बहुत पहले ही कि ये ग्रामीण स्त्रियां उससे जल तो रही हैं, लेकिन उनके जलने में कारण यह है कि उनके पास वो साधन नहीं है जिसकी वजह से जल रही हैं। वो अगर साधन होता उनके पास तो क्यों जलती। इसलिए वो कहती है अपने पति से कि गाड़ी जरा उधर से ले चलना। और वो उधर से मतलब किधर से, जो उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी स्त्री है जंगी की पतोहू, उसके घर की तरफ से गाड़ी जाती है। और वहां जंगी की पतोहू रो रही है। पता चलता है कि उसका पति जो है वो शहर से लौटा ही नहीं। अब देखिए शुरुआत में अपनी बेटी को मार रही है कि टीसन बाइस्कोप का गीत गाने वाली टीसन की छोकरियां आ गई हैं गांव में, पतुरिया पतोहू। उसी को कहती है अरे
अब वो ट्यूशन वाली कहने का भाव बदल जाता है। अब ट्यूशन वाली कहने का मतलब होशियार लड़की, यहाँ पे जो कहती है अरे ट्यूशन वाली तो रोती है, मतलब होशियार लड़की होकर। अब देखिए वहां ट्यूशन वाली पहले जो था थिएटर बैस्कोप का गीत गाने वाली ट्यूशन की छोकरियां, यानी वो उसके चरित्र पर लांछन लगा रही थी, उसके चरित्र को वो टोंटिंग कर रही थी, व्यंग बरसा रही थी। लेकिन यहाँ जब ट्यूशन वाली कह रही है तो यहाँ ट्यूशन वाली का भाव बदल जाता है। ट्यूशन वाली कहने का मतलब कि जो तेज तरार लड़की हो, जो समझदार लड़की हो, वो ऐसे रोएगी? अरे ट्यूशन वाली तो रोती है। फिर कहती है कि जल्दी से कपड़े वपड़े पहन तैयार हो जाओ, आ जाओ। पति जब गाड़ी लेके आया तो कह रही गाड़ी लौटा दो, आधी रात हो गई है, कब मीठी रोटी बनेगी, कब चलेंगे, देर हो रही थी। लेकिन जंगी की पतोहू के लिए रुकने में देर नहीं हो रही। और जैसे ही कहती है लरेना खवास की बेटी, लरेना खवास की बीवी, राधे की बेटी सुंदरी, सब आते हैं और सब उस लाल पान की बेगम के आसपास आकर के काकी मैं भी चलूंगी, काकी मैं भी चलूंगी, और सबको बैठा लेती है। बैठा करके जब वहां चलती हैं चीजें, अब देखिए यहाँ पे अद्भुत 2-3 बातें तो इतनी अद्भुत है इस कहानी में, आपको अंदाजा नहीं, मैंने शुरू में कहा था कि आपको अंदाजा नहीं हुआ कि रेणु कहां से ले आ रहे हैं चीजों को। गौने की साड़ी की खसखसाहट अपने गौने की याद दिलाती है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आती है। क्यों? गौना विवाह जो है जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। आज वो उस लेवल पे, प्रसन्नता उसकी उस लेवल पे है, जीवन के साथ उसके आज पूरे हुए हैं। पहली बार उसने रूपा का मंगटीका पहना है, पहली बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जा रही है। तो जीवन के साथ आज पूरे हुए हैं उसके सारे, इसलिए उसे गवने जैसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आज गवना हुआ। मीठी रोटी निकाल कर देना कहीं ना कहीं आत्मीयता का भाव है, साथ में खा लो, सिमराहा के सरकारी क्लिक में पानी पी लेंगे। उधर से जंगी की पतोह जो है वो बीड़ी सुलगा करके उसको देती है। ये एक प्रक्रिया है, ग्रामीण आदान प्रदान का, सम्मान देने और प्यार पाने की प्रक्रिया है। अब यहाँ पे अद्भुत बातें क्या है, एक तो बिरजू का बाप वो देखता है पतोहुओं को, और पतोहू को देखने के बाद वो कहता है कि उसको तुरंत ध्यान में रेणु लिखते हैं कि उसने झुकी हुई पतोहुओं को देखा, गौने की साड़ी में झुकी हुई पतोहू, और उसे अपने खेत के धान की बालियों की याद आ गई। क्या बात है! वाल्मीकि के यहाँ चलिए, वाल्मीकि लिखते हैं आपक्वशाली रुचिरानत गात्रयष्टि प्राप्ता शरद नव मधुरिव रूप रम्या। शरद काल का वर्णन कर रहे हैं, और शरद काल के वर्णन में कह रहे हैं कि काशांशुका विकच पद्म मनुज्ञ वक्त्राः। जो काश है, काश के पौधे जो खिले हुए हैं, काश के फूल, वो अंशुक हैं शरद काल, वो कपड़े हैं काशांशुका, और विकच पद्म, ये खिले हुए कमल जो है वो मनोज्ञ वक्त्राः, उसकी सुंदर मनोहारी मुख हैं। काशांशुका विकच पद्म मनोज्ञ वक्त्राः सोन्माद हंस रव नुपुर नाद रम्या। और जो हंसों का कलरव है वो ऐसा लग रहा है कि उसके नूपुरों का रणन है, नूपुरों की आवाज है। और आपक्वशाली रुचिरानत गात्रयष्टि, और ये जो पके हुए धान हैं, वो झुके हुए पके हुए धान की झुकी हुई बालियां, वो ऐसा लगता है कि उसके झुके हुए गात हैं, उसका झुका हुआ शरीर है। प्राप्ता शरद नव वधुरिव रूप रम्या, शरद काल ने नई वधु के समान रूप धारण कर लिया है। अब ये आदि कवि वाल्मीकि की उक्ति है जो यहाँ पे रेणु ले आकर के आपके सामने दे रहे हैं कि उन बबुओं को देख करके उसे अपने धान की बालियों की याद आ रही है। ये देखिए किस तरह से परंपरा की पकड़ है रेणु के पास, किस तरह से परंपरा भूल जाती है रेणु। ये आर्ष परंपरा हमारी। इसी तरह से बिरजू की माँ जब गौने की साड़ी की खसखसाहट महसूस करती है तो कहती है कि गौने की साड़ी की खसखसाहट, ऐसा लगता है धान के खेतों के बीच से गाड़ी जा रही है और धान के पौधे जो झूम रहे हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है और उनमें आपस में एक सरसराहट पैदा हो रही है। उस सरसराहट को गौने की साड़ी की खसखसाहट से उसकी तुलना करती है। अब याद कीजिए विद्यापति को, ससन परसु अंबर रे, सखी जो जा रही है मनोहार अपने प्रिय से मिलने, विचार करने, तो उसके अंबर, उसके वस्त्र जो हैं वो शशों में स्पर्श पा करके और खस पड़ते हैं, गिर जाते हैं। यानी जो
ससन परस खसु अंबर, ये जो उपमा आई काली विद्यापति के यहाँ, वो कहीं ना कहीं उस खसखसाहट से, और उसको कैसे उन्होंने पेंट किया है शब्दों के माध्यम से। ससन परस खसु अंबर, पढ़िए इसको 2-4 बार तो ऐसा लगता है कि सच में वो सरसराहट, जो पौधों की सरसराहट है, धान के पौधों के आपस में हवा पे हिलने और मिलने की जो सरसराहट है, वो शब्दों से उत्पन्न कर दिया विद्यापति ने। और वही आज यहाँ बिरजू की माँ भी उसके खसखसाहट को गौने की साड़ी की खसखसाहट से, तो ये परंपरा कैसे रेणु के यहाँ बोल रही है, आप देखिए। और फिर अंतिम में एक स्वीकार भाव पैदा होता है। वो स्वीकार भाव क्या है? चंपिया को खुद गाना गाने के लिए कहती है कि गाओ। मन से सारे विकार धुल गए गाना गाने के लिए। जैसे ही ये कहने का अर्थ क्या है कि मध्यम वर्गीय परिवार का जैसे ही अपना सारा फुलफिलमेंट होता है, इस ग्रामीण समाज का जैसे ही फुलफिलमेंट होता है, वो जड़ नहीं पड़ा रहता, वो तुरंत रंगी प्रगति की ओर चल देता है। पहले उसे तरह तरह की चिंताएं थी, मीठी रोटी नहीं बनी, बैलगाड़ी नहीं आई, है ना। अब वो भी अब एक चिंता जो थी शुरू में कि गांव के लोग जलते हैं, अब यहाँ पे गांव की भी समरसता मिल गई उसे, सब एक हो गए, एक यूनिट हो गए। अब जो स्व के अपने पेट से लेकर के अपने जो मेला देखने जाने तक की चिंता थी, वो चिंताएं आज गांव के समाज से जो प्रेम न पाने वाली जो एक बात थी, जो उसे लग रहा था कि गांव हमसे चिढ़ता है, अब उसने अपने स्नेह से उनको भी जीत लिया। अब सारी इच्छाएं जब पूरी हो गई, तो वो अगला स्टेप है गांव से, उस ग्रामीण बोध का अगला स्टेप है, वो अब कुछ नए मूल्यों की और आधुनिक मूल्यों की ओर बढ़ता है। और वो कहती है अपनी बेटी से कि गाओ। और जब अपनी बेटी को गाने के लिए कहती है, तब देखिए वो जो ट्यूशन वाली छोकरी और पतुरिया बहू जिसको कहती थी, उसी को क्या कहती है, अरे डरती काहे है, जहां भूलेगी बगल बगल मास्टरनी तो बैठी ही है, बता देगी। वो मास्टरनी हो जाता है। यह मास्टरनी शब्द का प्रयोग, ये कितनी बड़ी बात है। मास्टरनी यानी जो उसको शिक्षा दे रही, उसे आगे बढ़ा रही, उसके बोध को संबलित कर रही। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरी कहानी का जब आप पाठालोचन करेंगे, एक एक पंक्ति में आपको नया नया अर्थ मिलेगा। और आप आलोचकों को बिल्कुल पढ़ें, 10 आलोचकों को पढ़ें, बुद्धि खुलेगी। लेकिन पाठालोचन, पाठ पर ठहर कर पढ़िएगा तो पढ़ते हुए उसके आनंद में बह जाइएगा। लेकिन उसके बाद उस पर रुकिए और उसकी पड़ताल कीजिए और देखिए कि कैसे उस ग्रामीण मध्यम वर्ग के बोध को रेणु इस कहानी में रखा है। और वह बोध एक स्त्री के माध्यम से व्यक्त होता है, एक स्त्री के आसपास उसका सारा गाना बाना बुना जाता है। तो मुझे लग रहा है कि पर्याप्त बातें हो गई और आप सबने सुना, प्रेम से ध्यान से मेरा उत्साह बढ़ किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप सब ऐसे जुड़े रहिए और हम आगे फिर